पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसा कि अपने नाम से ही स्पष्ट है, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक उपनगरी के रूप में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ग्रेटर नोएडा न केवल औद्योगिक निवेश के केंद्र के रूप में माना जाता है, प्रसिद्ध है, बल्कि अगर आप ग्रेटर नोएडा को देखेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल ये एरिया है, रिहायशी इलाका है, यहाँ पर डेटा सेंटर और इसी के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर, रिटेल यानी कि जो टेक्सटाइल कंपनी है, इन सभी कंपनियों का हब माना जाता है ग्रेटर नोएडा। और इसी हब के रूप में ग्रेटर नोएडा ने अन्य शहरों के मुकाबले अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ के बने जो मोबाइल हैं वो देश विदेश में भी निर्यात किए जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा की क्या विशेषताएं हैं। और ग्रेटर नोएडा की जो कुल आबादी है वो 10 लाख से अधिक है और यहाँ पर महिलाओं की भी एक अच्छी खासी तादाद है। तो आज हम ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं और ग्रेटर नोएडा में जानेंगे महिलाओं के मन की बात। ग्रेटर नोएडा के महिलाओं के मन में क्या है, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जाएंगी। पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, आपका नाम? नंदिनी भाटिया जी। और यहाँ 6 ईयर्स से रह रही हूँ मैं और यही चाहती हूँ महिलाओं के लिए सुरक्षा एक तो पहली चीज़ है, क्योंकि वर्किंग है बहुत सी, रोज़गार अच्छा होए, हेल्थ इश्यूज़ के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हॉस्पिटल्स वगैरह में, और क्लीन एनवायरनमेंट और बच्चों का एजुकेशन, दीज आर द टॉपिक्स जो कि होने चाहिए ज़रूर। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मौजूदा समय में मौजूदा सरकार ने जितने भी काम किए हैं, मोदी योगी सरकार ने जितने भी काम किए हैं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि वो कारगर साबित हुआ है? जी हाँ, कारगर बहुत साबित हुआ है, बहुत इन्वायरमेंट साफ़ हुआ है, लोगों में अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा बहुत जो कमियां हैं उनको और भी ज़्यादा कमिंग ईयर्स में होना चाहिए उनको। कमिंग ईयर्स में आप बताइए। जी, मैं ज्योति जायसवाल इको विलेज 2 से हूँ। आपको क्या लगता है कि क्योंकि ये जो आता है ये गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ से महेश शर्मा को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि अब मोदी योगी सरकार का सबसे बड़ा ये होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को राजनीति में बढ़ाया जाए, तो क्या आपको लगता है यहाँ से भी क्या किसी महिला कैंडिडेट को उतारना चाहिए? जी बिल्कुल, एक मौका जो है महिलाओं को भी देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो हमारे जो भावी जो जनप्रतिनिधि हैं तो काम तो उन्होंने किया है, पर ऐसा भी मतलब जो है अखिलेश के सरकार के बाद से तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ जो है बहुत बढ़िया काम हुआ हो। और अभी हमारी जो है अपना देखिए हमारे एरिया का बेसिक जो नीड है मेट्रो 4 बार बना उसका DPR, और 4 बार के बाद भी जो है बस वो बनता है, आता है और चला जाता है, वो ठंडे बस्ते में। तो हमारी महिलाओं का मेन जो आक्रोश है, मतलब कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट को लेकर के ही शुरू होता है, क्योंकि घर से निकलना, बाहर जाना, और बाहर जाने के बाद से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। और इवन यहाँ पे लोकल में भी जो है कोई ऐसी बसेस भी नहीं है जो हम जा कर के मतलब आगे कहीं बढ़ सकें या कुछ भी, हर चीज़ के लिए हमें जो है मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो सुबह उठते सबसे पहला जो धक्का मुक्की जो हमें बाहर मिलता है, ट्रांसपोर्ट की काफ़ी दिक्कत है। ट्रांसपोर्ट नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी हैं। ट्रांसपोर्ट की है, हम शमशान के लिए हमारे फिर है, हमारे वहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं, हमारे वहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, मतलब गिनती में तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो हम चाहेंगे कि मतलब देखिए कोई भी आए, चाहे हमारे महेश शर्मा जी ही हों, चाहे जो है विधायक हमारे नागर जी ही हों, तो कम से कम एक चीज़ है कि हमारा जो ये बेसिक मुद्दा है जिसके लिए हम लोग वैसे भी लड़ते भी रहते हैं हर साल, जो मूलभूत सुविधा है वो मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ से नदारत है, मतलब है ही नहीं। तो अगर उस पर वो काम करना शुरू कर दे तो हो सकता है कि जो है मतलब और भी बेटर हो सकता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मौजूदा समय में जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए जिस तरह से सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट है? क्या आपको लगता है कि वो ज़मीन पर उतरा है, वो धरातल पर उतरा है? देखो, मैं ये पूरी तरीके से नहीं बोलूँगी कि हाँ हम संतुष्ट हैं, बट ये कार्य हो रहा है। जैसे मोदी जी, योगी जी के जब कार्यकाल में भारत स्वस्थ अभियान जो कार्य लागू हो रहा है, फिर उसके बाद शौचालय, जो हमारे गांव में शौचालय की व्यवस्था एकदम नहीं थी, लोग खेतों में जाते थे, 2,94,00,000 से अधिक शौचालय बनाए गए। प्लस हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई। बहुत से कार्य हैं जो किए गए हैं, बट सुरक्षा मतलब हमारी महिलाओं के लिए, बेटी बहनें जो रात को आती थी, अभी मोदी सरकार में क्या है ना, अभी इस टाइम हम कभी भी 12 बजे 2 बजे रात को भी निडर होकर आ सकते हैं। इसके पहले 2017
2017 आई थिंक, राइट। 2017 में कभी भी कोई 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था, 2017 से पहले। हाँ जी, क्योंकि गुंडागर्दी, माफिया हर जगह। और एक और चीज़ कि अब हमारे यूपी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़ी कंपनियां आ रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो माफियाओं से फ्री हैं। पहले बिजनेस करना नहीं चाहती थी, कभी कोई अपनी कंपनी नहीं डालना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ये सारे माफिया इधर ही हमारे यूपी में बढ़ाते रहते थे, आए दिन इधर मर्डर उधर मर्डर। बट अब ये चीज़ 5 साल से नहीं देखा गया है। लेकिन जो हमारे विधायक जी हैं, जो सांसद हमारे महेश शर्मा हैं, तो हमारी ये गौतम बुद्ध नगर में थोड़ी सी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्री चाहते हैं। रजिस्ट्री हमें नहीं मिल रही है। हमारा अपना घर होते हुए भी हम ऐसे बाहर ऐसे मतलब डरे रहते हैं कि कहाँ कब जाते हैं और रोड पे अपना वो करते हैं, नारा लगाते हैं। ये चीज़ें नहीं सही लग रही है बीजेपी सरकार में। आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा श्रीवास्तव, मैं इको विलेज 2 से हूँ। मेरी भी यही समस्याएं हैं, बट उसकी अगर देखा जाए तो वो जो समस्याएं पहले थी वो बहुत अभी तक हद तक ख़त्म हो चुकी हैं जब से मोदी सरकार है। मैं बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली सपोर्टर हूँ मोदी जी के, बट अब उनको थोड़ा सा ये ज़रूर देखना चाहिए जो अपने कैंडिडेट दे रहे हैं कि उनकी लहर की वजह से वो बेनिफिट उनको ना मिले। बेनिफिट उनको इस वजह से मिले जो वो काम कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं क्योंकि बस लहर आ रही है इस वजह से हमें उनको वोट दे। अगर हम देखें हमारे आसपास का अगर कोई रोजगार का एरिया देखा, अभी कोई रोजगार की चीज़ें नहीं हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ग्रेटर नोएडा की हम बात कर रहे थे, खास तौर से ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा जो है वो इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, टेक्सटाइल के लिए हब माना जाता है। तो और जैसा कि उन्होंने कहा निवेश को लेकर भी यहाँ पर निवेश का भी केंद्र माना जाता है। तो क्या उससे महिलाओं के लिए यहाँ पर रोजगार सृजन नहीं लगता अभी इतना कोई सशक्त हुआ है महिलाओं के लिए। सुरक्षा ज़रूर से ज़रूर बढ़ी है, चीज़ें हुई हैं, बट अब टाइम आ गया है जो टाइम मतलब महिलाएं को अभी इतना रिजर्वेशन बढ़ रहा है, वो आगे आ रही हैं, इतनी महिलाएं इकट्ठी हो जाना, इतनी जागरूकता से अपनी चीज़ों को रखना, ये मोदी की सरकार में ही हुआ है। लेकिन ये मोदी योगी नाम कब तक चलेगा भाई? जो कैंडिडेट आ रहा है उसको भी तो काम करना पड़ेगा ना। हम वी आर इन फेवर ऑफ मोदी एंड योगी, बट ये अब ये जो उनका नाम लेके उनको कराना नहीं, जो हमारा कैंडिडेट है वी वांट वर्क फ्रॉम देम, यू नो, तो वो उनका कोई काम हमें दिखता नहीं है। आपके क्षेत्र में भी मोदी योगी के नाम पर वोट पड़ रहा है, तो क्या उस मोदी योगी के वोट में हम प्रत्याशी को साइड कर दे रहे हैं? कई बार करना पड़ता है, मजबूरी है अभी, क्योंकि हम और किसी को दे, हम ऑप्शन ही नहीं है। गुड ऑप्शन, वी डोंट हैव गुड ऑप्शन, विकल्प नहीं है। हमें जो मिलता है हमें लहर पे चलना पड़ेगा, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली मोदी योगी से काम हो रहा है, सुरक्षा बढ़ रही है, काम हमारे देश में जो है काम तो हो रहा है, लेकिन हमारे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो है वहाँ भी काम नहीं बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो है परेशान है इससे। मेरा भी यही मानना है, वोट तो हम मोदी योगी को ही देते हैं। रीज़न यही है कि उनके अभी कोई ऐसा नेता ही नहीं खड़ा जिसके लिए हम सोच भी सके। प्रेजेंट सिचुएशन में उनके अगेंस्ट कोई इतना बराबर का नहीं खड़ा इक्वली जिनके लिए हम बोल सके ये काम करे। अब वो काम तो कर रहे हैं, मगर योगी मोदी घर घर जाके काम नहीं कर सकते। तो जो हमारे लोकल एरिया में जो है वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम उनकी गलती नहीं कहेंगे कि योगी जी की गलती है मोगी, मगर जो लोकल एरिया में विधायक उन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि हम कब तक उन्हें वोट करेंगे। मतलब ये जो लहर है योगी मोदी का कब तक काम करेगा? हम लोग भी कहीं ना कहीं त्रस्त हो चुके हैं। हम लोग एक ऑप्शन अब ढूंढने लगे हैं और हर जगह कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं कि इनको उठाया जाए, उनको उठाया जाए, वो ज़्यादा काम करे तो उनके। लेकिन ये जो है सिर्फ एक वोट काटने वाली चीज़ें हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए। और हमें अपने जो जनप्रतिनिधियों उनसे उम्मीद है, वी वांट वुमेन अपलिफ्ट, और हमें कुछ नहीं, हमारा मतलब है कि जब महिलाएं हर क्षेत्र में आ रही हैं तो हमें क्यों नहीं आ गया? ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही पीछे क्यों है? वी वांट एरिया की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कन्वेंस की प्रॉब्लम। कन्वेंस और हॉस्पिटल, ये दो इश्यूज सबसे मेजर हैं। आप वर्किंग हो? यस। आप क्या करते हो? मैं VLCC के अंदर टेक्निकल हेड हूँ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पर कन्वेंस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, वो फेस करना पड़ता है। ऑटो मेट्रो अगर यहाँ तक आ जाएगी तो हम लोगों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। और ये प्रपोजल चल रहा है आई थिंक 2019 या 20 आफ्टर कोविड से। आपके जब प्रत्याशी जी यहाँ पर आते हैं, तो जब आप प्रत्याशी जी यहाँ पर आते हैं तो प्रत्याशी जी को के सामने आपने रखा कुछ नहीं सुनते, वो कुछ नहीं सुनते, वो अपना वोट लेने के लिए आते हैं। प्रत्याशी आते हैं, उनके नजर कर जाते हैं, वोट मांगते हैं। पता है कि लोग मोदी और योगी के नाम पे वोट दे देंगे। कि आने जाने की इतनी परेशानी है। मैं गाजियाबाद जाती हूँ, अगर खुद का कन्विंस ना होना तो हमें बहुत ही मुश्किल है हमें आने जाना। यहाँ ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ भी तो इतना जाम फेस करना पड़ रहा है हम लोग को, इतना जाम
प्रॉब्लम कि आने जाने वाले लोग तो वाकई में परेशान है, कोई परेशान हो जाए ना। हमें 4 जगह बदलना पड़ता है। वाई वुमेन शुड सफर दिस? हस्बैंड्स के पास तो व्हीकल्स है, बट हमारे पास क्या है? व्हाट गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट अस? तो वी जस्ट वांट अपलिफ्ट आवर यानी आप ये कह रही हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए भी जो सरकार है करे, आपके जनप्रतिनिधि करे, क्योंकि सरकार की ओर से तो किया जाता है। सरकार दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक नेसेसिटी जो होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल्स, कन्वेंस, प्लस सबसे इसके अलावा रोजगार भी चाहिए, प्लस इसके अलावा जो और भी ज़रूरत है। यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है? नहीं, यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, जो भी है बहुत और हाँ जी, और इसके अलावा जो बेसिक चीज़ अभी ज़रूरी है, हम जिस घरों में रह रहे हैं वो उस घर की रजिस्ट्री है ही नहीं। मैं 6 साल से यहाँ रह रही हूँ और मेरे एक भी घर की रजिस्ट्री नहीं है। रजिस्ट्री क्यों नहीं? इसको लेकर तो बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। नहीं, रजिस्ट्री को लेकर नाम हो रहा है, काम तो कुछ हो नहीं रहा। रजिस्ट्री का भी कोई रजिस्ट्री पे नहीं हो रहा। बहुत वो करते हैं, हम लोग मीटिंग्स भी करते हैं, लेकिन कोई भी रजिस्ट्री पे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है इस पे। तो ऐसे में तो बाद में भी ये होता है कि जब कार्रवाइयाँ आगे बढ़ती हैं तो मान लिया था कि अवैध कॉलोनी है, फिर चीज़ें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाती है। मिलना होता है तब तक रजिस्ट्री हम लोगों के लिए पीक होती है, मिलने वाली है, और जैसे वोट खत्म उसके बाद खत्म, सब सारा मुद्दा खत्म। हम लोग जो है, मैं तो जो है नेफोवा संस्था से हूँ, तो वहाँ पर जो हमारा जो है पिछले 1 साल से तो सिर्फ जो है वोट रजिस्ट्री के लिए ही जो है हम धरना प्रदर्शन करते हैं, और अभी तो यहाँ पर जो है वो भी नहीं कर। आप में से किसी भी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं है? नहीं, किसी का भी नहीं हो, किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं कितने साल से आप ट्राई कर रहे हो? हम यहाँ 6 साल से तो रहते हो गया मैम, 6 साल हो गए, 6 इयर्स हो गए रहते हुए, और हर संडे मीटिंग्स करते हैं हम लोग, धरना करते हैं। इवन दिल्ली तक में जंतर मंतर में एक बार किया है, पर कोई भी सुनवाई नहीं होती, कोई कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है कि जिसके पास हम जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकें, और जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट वो बहुत हाईली पेड हैं। तो यहाँ कब से हॉस्पिटल नहीं है? शुरू से नहीं है अभी तो। फिर भी ठीक है, जब स्टार्टिंग हुई थी तब तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ। कुछ भी नहीं था। आप बताइए कि यहाँ पर कब से हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल तो यहाँ पे यथार्थ के अलावा अगर आप देखा जाए तो कोई भी नहीं है, और जो है उसमें आप बिलीव नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। और यथार्थ में अगर आप एक छोटे से एक डायरिया के लिए भी जाएंगे ना तो आप लुट के आ जाएंगे। तो क्या आप लोगों ने कभी कहा है अब अपने प्रत्याशी के सामने ये मांग रखी? जब प्रत्याशी आएंगे हमारे सामने तब न हम लोग ये सारे क्या कितनी बार यहाँ पर आज आए हैं? सांसद बनने के पहले टर्म में, सांसद बनने के बाद कितनी बार वो यहाँ का दौरा उन्होंने किया? नहीं किया उन्होंने, एक बार भी दौरा नहीं किया है। एक बार भी नहीं? नहीं, एक बार भी नहीं आया। और हमारे प्रत्याशी को लगता है कि हमें मोदी फैक्टर में तो वोट मिलेगा ही। प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल एरिया के विधायक हैं उनको लगता है कि लोग मोदी के नाम पे वोट दे देंगे, योगी के नाम पे वोट देंगे, हमें काम करने की जरूरत क्या है। जब आता है इलेक्शन का टाइम तो थोड़ा बहुत कर देते हैं, छोट मोट काम, हाँ हम कर देंगे, जैसे हो जाता है सब शांत हो जाता है। कोई कुछ भी नहीं है, रियलिटी में कोई डेवलपमेंट नहीं है, सब हम लोग फेस कर रहे हैं। और 6 साल से जब से यूपी गवर्नमेंट चल रही है, हम तो उस पुराने टाइम से बीजेपी के सपोर्टर हैं। जब से मैं पैदा हुई तब से मेरी फैमिली करती आ रही है, और अब भी कर रहे हैं, क्योंकि हम बीजेपी के नाम पर ही वोट डालें। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बना रखा है कि मोदी योगी के नाम पर वोट डाल दो, प्रत्याशी जो है वो उसी लहर में निकल जाते हैं? लिमिट होगी ना इस बार, ऐसा नहीं। इस बार जनता में ये आक्रोश है कि हम जो है योगी मोदी के नाम पर वोट नहीं करेंगे। अभी मतलब हमारे तरफ से जितनी महिलाएं जो हैं, हाँ जितनी हमारी महिलाएं हैं, बस ये उनके दिमाग में यही चल रहा है कि अगर जो है हमारे में डेवलपमेंट नहीं है तो हम क्यों वोट देने जाए, हम क्यों अपना टाइम बाहर निकाल डेवलपमेंट देगा हम उसे वोट करेंगे, सिंपल सी। आपको लगता है कि यहाँ पर कौन डेवलपमेंट कर सकता है? मायावती के टाइम पे जितना ग्रेटर नोएडा देखने लायक रहता था, आज वो चीजें नहीं हैं। भले ही मोदी योगी, हम खुद भी मोदी योगी के नाम पे वोट दे रहे हैं, लेकिन अब वो चीजें नहीं हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मायावती जो हमारी पूर्व भाजपा जो है मोदी योगी पे ही चल रही है, और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा, इधर साइड तो नहीं दिख रहा है मैम, हमारे इधर की तरफ। यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में जब मायावती जी ने काम किया, उस काम के बाद यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये तो फैक्ट है, मायावती ने कुछ भी किया, मगर मायावती ने अपने टाइम पे काम बहुत किया है। जितने भी नोएडा के हाईवे वो काफी उनसे लोगों को डर भी था, एडमिनिस्ट्रेशन में सब अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह करते थे। लेकिन अब तो बस उन्हें यह है कि भाई योगी मोदी के साथ ही हम हैं, तो हमारा सब, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जो बात है, जो मेन मुद्दे हैं, रजिस्ट्री, सिक्योरिटी, ट्रैवल, उन सब का कुछ भी नहीं हो रहा। यानी एक बात बताइए, तो आपको क्या लगता है कि पिछली सरकारों ने जो काम किया है और वर्तमान सरकारों ने अगर जो काम किया है, अगर उसकी तुलना करें तो आपको लगता है कि किसने बेहतर किया है ग्रेटर नोएडा के लिए? अभी तक बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, परंतु
हमारा जो है डिमांड यही है कि जैसा उन्होंने पहले किया और अच्छा मतलब और बढ़िया सोचें और हम लोगों को जो है थोड़ा सा जो है मतलब जो है इन जाम से, मेट्रो से, शमशान घाट से और भी बहुत सारे मतलब कम से कम हमारे पास पूरी लिस्ट है कि और स्कूल है यहाँ पर, ये शिक्षण संस्थान का भी हब माना जाता है। तो है गवर्नमेंट बिजनेस हाउसेस, आप पैसे आपसे इतना लेते हो, पढ़ाई का कोई लेवल गवर्नमेंट स्कूल हमारे वहाँ नहीं है। केंद्रीय विद्यालय एक होनी चाहिए जो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, कब से नहीं है? नहीं, स्टार्टिंग से ही नहीं है। जब स्टार्टिंग से यहाँ पे कोई स्कूल नहीं कोई है। गवर्नमेंट स्कूल नहीं है और जो प्राइवेट स्कूल है बहुत ज़्यादा फीस है। हम लोगों को मजबूरी में इतनी फीस भरनी पड़ रही है। कितने स्कूल है यहाँ पर कि प्राइवेट स्कूल ही है? सारे प्राइवेट है, सारे प्राइवेट है? नहीं है, नहीं। गवर्नमेंट स्कूल भी स्कूल है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। तो आप ना गवर्नमेंट स्कूल है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये समस्या आप लोगों को कई सालों से है, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जिनके 2-2, 3-3 बच्चे, उनको इतनी हाई फाई फीस देना बहुत मुश्किल पड़ रहा है लोगों को। और हर साल फीस क्या इंक्रीज। आपको लगता है कि शिक्षा जो है महंगी होती जा रही है दिन प्रतिदिन? मेडिकल और शिक्षा ये दोनों एक आम आदमी के लिए अगर कंट्रोल और गवर्नमेंट अपना ठीक से उसको मैनेज करे तो आम आदमी को बहुत राहत मिल सकती है। महंगाई, आप सभी से एक मेरा ये भी प्रश्न है कि महंगाई को लेकर, बढ़ती महंगाई क्या एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए? क्योंकि महिलाएं हैं ऐसी, उन्हें घर भी चलाना है, उन्हें ऑफिस भी चलाना है, उन्हें रसोई भी संभालनी है। तो क्या आपको लगता है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए? यस, बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई, क्योंकि महंगाई जहाँ जो चीज़ पहले 10 की मिल रही थी आज 100 की मिल रही है। सो ये बहुत बड़ा टॉपिक है महंगाई को लेके, क्योंकि महंगाई को लेके सरवाइव करना, एक अच्छी लाइफ आप नहीं बिता सकते, क्योंकि हम पूरा टाइम उसी में ही लगे रहते हैं। जो अर्निंग है वो महंगाई पे जा रही है, तो हम सेविंग कहाँ से करेंगे? आप बताइए कि जब एलपीजी, घरेलू एलपीजी महंगा हो जाता है तब क्या आप सोचते हैं कि अरे कैसे इसको मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे मतलब जैसे कि काफ़ी सारे समस्या तो है ही, लेकिन जब से सिलेंडर का महंगा दाम बढ़ा है तो तब से सबको दिक्कत हो गई है, सब। और सरकारी हॉस्पिटल तो है ही नहीं, स्कूल में भी नहीं है, स्कूल है ही नहीं, फिर कन्वेंसिंग के लिए भी नहीं है कुछ भी। मेट्रो यहाँ पे बन जाए तो सबके लिए सही होगा। यानी कि आप बताइए महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है, वो कहते हैं कि अरे इतना काम किया है, एक बार को महंगाई को भूल भी सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो बढ़ रही है पर जो सैलरी है वो उतना नहीं बढ़ रहा है। हमारे स्कूल में मनमानी फीस लिए जा रहे हैं। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके फीस पे कंट्रोल करें, ठीक है? मतलब पर अगर 2 बच्चे हैं तो पढ़ाना मुश्किल है, उसके बाद प्लस खर्च, इतनी महंगाइयाँ हो गई हैं कि उस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। हम सब बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट रजिस्ट्री, सेकंड हॉस्पिटल और स्कूल, फिर उसके बाद कन्वेंस, मेट्रो, ये सारी चीज़ें आ जाएं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप बताइए कि जब एलपीजी जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो महंगा हो जाता है तो रसोई पर कितना भार पड़ता है? बिल्कुल बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम लोग महिलाओं को ही झेलना पड़ता है, वही हम समझ सकते हैं कि हर दिन हमें फेस करना पड़ता है। जो हम थोड़ा बहुत पैसे पहले बचा लेते थे, हमारे से बचत खत्म हो जाती है। तो इस वजह से देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जो और जगह आपको दिल्ली और नोएडा में आपको 5 रुपए की चीज़ मिलती है, यहाँ पे 50 रुपए की मिलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वेंस। और यहाँ पे अवेयरनेस ना होने की वजह से, कोई सिस्टम ना होने की वजह से और मेट्रो ना होने की वजह से हम लोगों को वो चीज़ लेनी ही पड़ती है। भाई हमें क्या करें, हम उतना पैसा लगा के कन्वेंस करके हम नोएडा तो नहीं जाएंगे ना, हमें वो लेना पड़ता है दुगनी चुगनी। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर घरेलू गैस सिलेंडर में कमी की गई थी 100 रुपए की, तो क्या लगता है वो बड़ी राहत है महिलाओं के लिए? अब बड़ी राहत तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक हमने कि बड़ी राहत तो तब होगी जब हमारी और चीज़ें बढ़ेंगी। घरेलू गैस में 100 रुपए कम करने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि हमारी और चीज़ें नहीं बढ़ेंगी तब तक हमारा रसोई बैलेंस नहीं हो सकता। बैलेंस नहीं सकता। आप बताइए कि जो जिस तरह से तो की जाती है बट डीलर्स हमको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? ये आप तो डीलर ही मनमानी है अपनी। ये तो इस पे तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि अगर हमने किसी चीज़ में 100 रुपये फॉर एग्जांपल पेट्रोल में कम किए या डीजल में कम किए या एलपीजी में कम किए, तो उस पे उनको पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए कि अगर हम कंज्यूमर से ले रहे हैं तो हम कितना ले रहे हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं है। कोई डीलर है वो कहता है नहीं आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तभी आपको ये चीज़ मिलेगी, और हम मजबूर हैं क्योंकि हमें अगर गैस नहीं मिलेगी, हम जलाएंगे नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो उस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है कि जो
जो महंगाई है महिलाओं के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए हमें महिलाओं को किचन भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है और थाली भी घर की संभालनी है। मैं सब चीज़ों के लिए तो नहीं बोलूँगी, मेरा पॉइंट ऑफ अलग है। मैं ये नहीं कहूँगी कि महंगाई, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो सैलरी भी बढ़ती है, सैलरी भी बढ़ती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो चीज़ सस्ती कर दो, क्योंकि आपका अगर आपका हस्बैंड भी कमाई कर रहा है, जॉब कर रहा है स्कूल में, तो हम ये नहीं बोल सकते कि स्कूल की फीस कम कर दो, क्योंकि उसकी भी तो 10% हर साल बढ़ रही है ना, वो कहाँ से आएगी। तो महंगाई में ये कुछ चीज़ों के लिए मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ों पे हमें थोड़ी सी होना चाहिए, जैसे मेडिकल है, मेडिकल में थोड़ा सा कम होना चाहिए, फीस बढ़े मगर एक लेवल तक। कोई स्कूल अचानक से 15% बढ़ा देता है, वो इलीगल है, वो गलत है। आप 10% पढ़ाओ, 5% पढ़ाओ, चलता है, मगर हर चीज़ पे। और दूसरी चीज़ें भी है, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारी फैसिलिटी, गैस है भाई, गैस हम लोग CNG नहीं पाइपलाइन यूज़ करते हैं, तो उतना हमें फ़ायदा नहीं मिलता। किराए भी अब बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से मेट्रो का नहीं होगा, बसेस का नहीं होगा, और ऑटोज़ में हम पैसा देंगे तो कैसे गुजारा होगा। पहली बात तो रजिस्ट्री नहीं है, लोन भी जा रहे हैं और ऊपर से किराया भी दे रहे हैं। तो महिलाओं के लिए तो इतनी सुविधाएं कर दी गई हैं कि महिलाओं के नाम पे तो लोन में ब्याज भी कम होनी चाहिए, नहीं तो कोई किसी के पास इतनी सेल्फ फंडिंग नहीं होती है कि कोई डाल सके। सब जॉब वाले हैं तो मुश्किल तो होता ही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ तमाम जो की महिलाएं हैं अब वो मौजूद हैं और उन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत भी की कि ग्रेटर नोएडा में महिलाओं को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, चाहे वो कन्वेंस की दिक्कत हो या फिर जो महिलाएं हैं रजिस्ट्री की दिक्कत से काफ़ी ज़्यादा जूझ रही हैं। इतना ही नहीं, स्कूल की भी यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर भी महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर 1-2 हॉस्पिटल हैं जिसमें अफोर्ड कर पाना यहाँ पर मौजूद महिलाओं के लिए काफ़ी दिक्कत भरा होता है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर ये महिलाएं जो हैं वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचेंगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ ग्रेटर नोएडा अर्चना गुप्ता।